हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2019 के सोशल स्टडीज़ के इस पेपर को, जो कि आपका रहता है 50 नंबर का। और इसमें आपको समय मिलता है 2 घंटे का पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस क्लास में हम इस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आपके 2016 हो गया, 2017 हो गया, 2018 हो गया और ये 2019 का ये 5वां प्रश्न पत्र है। यानी कि इन सभी ईयर के जितने भी पेपर हैं सभी पेपर आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए हैं। तो अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको जाना है इस चैनल पर और प्ले लिस्ट को चेक कर लेना। आपके लिए यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो प्ले लिस्ट है वो बनाकर दे दी गई है, जिसमें आप सारी प्रीवियस क्लासेस को चेक कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो PYQ से ही यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आज की इस क्लास में देख रहे हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट ये कब पारित हुआ था। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1784 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1763 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन आपका 1813 ईस्वी में। तो पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्देश्य था वो रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करना था। तो ये 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। तो आपको पता चल ही चुका होगा कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1784 ईस्वी में। बढ़ रहे हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तुजुक बाबरी की जो भाषा है वो कौन सी है? उर्दू है, हिंदी है, फारसी है, तुर्की है। तो तुजुक बाबरी जो ये पुस्तक लिखी गई थी ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसके साथ ही कुछ और भी फैक्ट इसके यहाँ जानते हुए जाइए। तुजुक बाबरी जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम था तुजुक बाबरी। बाबर द्वारा इसे तुर्की भाषा में लिखा गया था। अकबर के दिशा निर्देश पर तुजुक बाबरी का जो नाम है वो फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम 1589 ईस्वी में बाबर नामा अकबर के एक कुलीन मिर्जा अब्दुल रहीम के द्वारा दिया गया था। तो जब तुजुक बाबरी लिखी गई थी यहाँ पर तुर्की भाषा में, फिर आपको पता ही होगा अकबर के एक कुलीन जो थे मिर्जा अब्दुल रहीम, इनके द्वारा इस तुजुक बाबरी को ट्रांसलेट किया गया और इसका जो नाम दिया गया 1589 ईस्वी में नया नाम बाबरनामा दिया गया। ये भी आपको रखना है ध्यान, ठीक है। लेकिन जो मूल यहाँ पर आपकी जो आत्मकथा थी, जो मूल आत्मकथा लिखी गई थी बाबर के द्वारा, वो तुजुक बाबरी थी जिसका नाम, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और प्रश्न संख्या 3 आपका, चित्रकला का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा। तो चित्रकला का जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकास हुआ था वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। और जहांगीर भी एक बहुत अच्छा चित्रकार था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली की शुरुआत सम्राट अकबर के शासनकाल में 1560 ईस्वी में हुई थी। इसके साथ ही जहांगीर के अधीन मुगल चित्रकला के अधिक से अधिक आकर्षण, परिष्कार और गरिमा प्राप्त की। इसके साथ ही अबुल हसन मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद्र, दौलत, मुखलिस, भीमा कार्जा और इनायत, ठीक है। इसके साथ ही इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपका, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1793 ईस्वी में। तो इस वक्त इससे यहाँ पर आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी वो 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पेश किया गया था। इसे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5 आपका, अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? ठीक है, जो संगीत से रिलेटेड थे, प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तो इनका नाम था तानसेन, ठीक है। जो एक संगीतज्ञ थे, कहाँ के? अकबर के प्रसिद्ध दरबारी थे, ठीक है। जो इनके जगह नाम था आपका तानसेन, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर आगे बताया गया था इनका जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था, ठीक है। उनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कर दीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और भी क्लासेस को अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अकबर के महान दरबार के 9 रत्नों के जो नाम है
वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे सबसे पहले राजा बीरबल के नाम दिया गया है, जिनका यहाँ पर रियल नाम था मोहनदास तानसेन। इनका जो नाम था वो रामतनु पांडे था। बाकी अबुल फजल, फैज़ी, राजमान सिंह, राज टोडरमल, इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अज़ियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, बाकी ये 9 टोटल 9 रत्न थे जो कि दरबारी थे अकबर के। प्रश्न संख्या 6 है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो बुलंद दरवाजे का निर्माण है फतेहपुर सीकरी में, वो किसने करवाया था? वो आपका करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण मुग़ल शासक अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में। गुजरात को जब उसने विजय किया तो वहाँ से लौटने के बाद वर्ष 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इसे बनाने में करीब 12 वर्षों का समय लगा था। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। इलाहाबाद की जो संधि थी वो कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि थी वो 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, जबकि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी वो 16 अगस्त सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी 1765 ईस्वी में। नकदी फसल कौन सी है यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों जो गन्ना होता है ये आपका नकदी फसल है। भारतीय कृषि में उत्पादित नकदी फसलें यहाँ पर बताई गई हैं, जिसके आपका गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू, जूट, चाय, कॉफ़ी, रबड़, अलसी, मूंगफली आदि, ये सारी की सारी आपके नकदी फसलें कहलाती हैं। जबकि यहाँ पर आप देख लीजिएगा गेहूँ, चना, मटर, सोयाबीन, गेहूँ, चना, मटर, सोयाबीन ये आपकी रबी की फसलें कहलाती हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है या फिर खरीफ की फसल कौन सी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था नकदी फसल, तो नकदी फसल हो जाएगा आपका यहाँ पर गन्ना जो होगा वो आपका नकदी फसल हो जाएगा। बाकी अगर बात करें खरीफ की फसलों के बारे में तो धान, बाजरा, ज्वार आदि ये सारी आपकी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नरौरा का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, बताइए यहाँ पर धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से पदार्थ? लोहा, तांबा, सोना या उपयुक्त सभी? क्या ये सभी पदार्थ धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं? इनमें से कोई एक? तो आपको बताना है कि लोहा, तांबा, चांदी आदि ये सारे के सारे धात्विक पदार्थ हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो हैं वो धात्विक पदार्थ हैं। तो ऑप्शन डी पर लगाइएगा आप टिक। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। संचार यानी कि कम्युनिकेशन का साधन इनमें से कौन सा नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा साधन है जो कम्युनिकेशन का नहीं है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट या ईमेल। ठीक है, तो जो हेलीकॉप्टर है ये संचार का साधन नहीं है, जबकि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आपको पता ही होगा कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इंटरनेट के माध्यम से भी आप संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो संचार का साधन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 12 है, महान विक्टोरिया मरुस्थल किस जगह पर पाया जाता है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि जो महान विक्टोरिया मरुस्थल है वो अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया किस जगह पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है महान विक्टोरिया मरुस्थल? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बाकी कुछ अन्य स्थान भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल पाया जाता है उसे हम महान विक्टोरिया मरुस्थल कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है। उसके बाद जो अंटार्कटिका मरुस्थल है ये अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद आर्कटिक मरुस्थल जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। सहारा का जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में पाया जाता है। अरेबियन जो मरुस्थल है वो मध्य पूर्व में पाया जाता है। और गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया, चीन, एशिया आदि में पाया जाता है। इसके बाद पेंटागोनियन मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कालाहारी का जो मरुस्थल है वो भी अफ्रीका में पाया जाता है। इसी के बाद महान बेसिन मरुस्थल जो है वो उत्तरी अमेरिका और सीरियाई मरुस्थल मध्य पूर्व में पाया जाता है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। आप जब से पढ़ाई करते हुए आ रहे होंगे बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को ही मनोनीत कर सकता है, यानी कि जो 12 सदस्य होते हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि कला से क्षेत्र से आ सकते हैं या फिर अदर किसी क्षेत्र से आ सकते हैं। ठीक है, साइंस से, विज्ञान के क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने उन्नति की हो, जिसकी यहाँ पर आपका साहित्य हो गया, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा में
जो विशेष योग्यता रखते हैं, व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, उनसे ऐसे यहाँ पर जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे 12 सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। ठीक है, जो कि साहित्य से जुड़े हों या फिर विज्ञान कला आदि से जुड़े हों, सामाजिक सेवा से जुड़े हों, ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। प्रश्न संख्या 14 है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो सभापति होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। ठीक है, जिस तरह से आपने अदर सारे जो यहाँ पर लोकसभा है उसमें एक सभापति होता है, ठीक है, जो कि चुना जाता है, इसी तरह से जो राज्यसभा होती है उसका जो यहाँ पर सभापति होता है या जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति को बना देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया भारत की संसद के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है, लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 79 में और राष्ट्रपति के बारे में 52 अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ें अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, ये अंतिम क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अंतिम क्वेश्चन है। भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है? तो शासन का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, शासन का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के संसदीय स्वरूप के अंतर्गत सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मंत्रिपरिषद की जो वास्तविक कार्यकारिणी की अध्यक्षता करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन शासन का प्रमुख राष्ट्रपति ही रहेगा। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है अति लघु उत्तर प्रश्न अब आपके यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खानवा का जो युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था ये यहाँ पर आपको बताना है। तो खानवा का जो युद्ध था तो वो सन 1527 में मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा बाबर के हाथों पराजित हो गया था। खानवा राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले का एक गांव है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसी के साथ आगे यहाँ बताया गया कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी और मुगल शासक बाबर के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। और तुजुके बाबरी, यहाँ पर तुजुके बाबरी होगा, तुजुके बाबरी नामक पुस्तक जिसे बाबर के द्वारा उसके आत्मकथा के रूप में लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको पता ही होगा फारसी भाषा में जब इसे ट्रांसलेट किया गया तब इसका जो नाम था वो चेंज कर दिया गया था, बाबरनामा चेंज किया गया था, जो कि अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। प्रश्न संख्या 17, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो मराठा राष्ट्र के निर्माता और शाहजी के दूसरे शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है वो मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में वर्ष सन 1674 ईस्वी में किया गया। उनका जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। उन्होंने 1656 में तोरण किले पर कब्जा किया और 1674 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के पश्चात छत्रपति की उपाधि धारण की। उनकी मृत्यु वर्ष 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की आयु में हो गई थी। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर 1857 ईस्वी की क्रांति किस मुगल शासक के समय में हुई थी? तो भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली की सत्ता पर ये बैठे हुए थे और मुगल शासन के 19वें और अंतिम शासक भी इन्हें कहा जाता है, जिनकी मृत्यु म्यांमार बर्मा के रंगून जेल में कैद के दौरान हो गई थी। इसी के साथ बढ़ाना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण लिख दीजिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पारस्परिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, सभी जो व्यापारी थे चाहे वो अंग्रेज हो या फ्रांसीसी हो उनके बीच लगातार प्रतिस्पर्धा जारी थी। व्यापार को लेकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी या फिर फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा भी कहीं ना कहीं हावी थी। इसी के साथ प्रश्न संख्या 20 जो यहाँ पर बताया गया है कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। इस प्रणाली के तहत बंगाल के शासन को निजामत और दीवानी में विभाजित कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में हरित क्रांति का जनक कैसे कहा जाता है? यह कौन था हरित क्रांति का जनक? तो आप बता सकते हैं कि भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या अगला आपका 22 से स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम यहाँ पर बताइए। तो स्थल मार्ग में हो सकता है आपका सड़क के द्वारा, जैसे कि कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि सड़क परिवहन के साधन है। रेल परिवहन में होगा आप कह सकते हैं ट्रेन हो गया, मेट्रो आदि रेल परिवहन के साधन है। पाइपलाइन में क्या होता है? मुख्य रूप से तेल, प्राकृतिक गैस और पानी जैसे तरल पदार्थों गैसों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये साधन हो सकते हैं स्थल मार्ग के। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी क्या होता है? जो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के बारे में आपको
देखा ही होगा जगह जगह। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। सूर्य की सतह पर नाभिकीय संलयन की क्रिया के उपरांत मुक्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य के प्रकाश का उपयोग पृथ्वी पर वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग करती हैं और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रूप से सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके सोलर सेल में संग्रहित किया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्न संख्या 24 है आपका, मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार हो सकते हैं। जो लोहे की धातु होती हैं वो मजबूती के आधार पर कितने तरह की हो सकती हैं। पहला आप हो सकता है ढलवां लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा 2.2 से 4.5% तक होते हुए ये क्षणभंगुर प्रकृति का होता है। दूसरा होता है आपका पिटवा लोहा, इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 0.01 से 0.25% तक होती है, आघात करने पर ये फैलता है। ये तीसरा होता है आपका इस्पात, इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से 2% तक होती है और ये आघात वर्धनीय और भंगुर होता है। ये आपके लोहे के प्रकार हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 25, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा जो मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में स्थित इस मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 3.5 मिलियन वर्ग मील है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल उष्ण थार का मरुस्थल है। ये भी रख लेना आपको याद है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 26, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है। जब हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो एक देश से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो वस्तुओं का बेचना जाता है, जो यहाँ पर सेल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो व्यापार के द्वारा एक देश में उत्पादित वस्तुओं किसी दूसरे देश में उसकी मांग के आधार पर बेचना निर्यात कहलाता है। इस प्रक्रिया में बेचने वाला जो देश है वो निर्यातक, जबकि वस्तु को खरीदने वाला जो देश है वो आयात कहलाता है। जैसे भारत खाद्यान्न का निर्यातक देश है, जबकि इस आयुध सामग्रियों का आयातक देश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 है, समवर्ती सूची के विषयों पर कौन सी सरकार जो है वो कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे कि आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आते हैं, दोनों ही सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों ही सरकार उन विषयों पर अपना कानून बना सकती है। इस बारे में आप साफ साफ बता सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ बताया गया कि संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित संघ राज्यों समवर्ती सूची में 1 है। इसके साथ ही वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किए गए। केंद्र सरकार संघ सूची के विषय पर कानून बनाता है, जबकि समवर्ती सूची के तथा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकता है। केंद्र सरकार दोनों ही सूचियों पर कानून बना सकता है, ठीक है। जबकि जो राज्य सरकार है वो केवल समवर्ती सूची और जो यहाँ पर राज्य सूची है उन पर ही कानून बना सकता है, जबकि जो यहाँ पर संघ सूची उस पर कानून नहीं बना सकता। आगे यहाँ बताया भी गया कि जबकि राज्य सरकार राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर बनाए कानून में केंद्र सरकार के कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बस इतना सा बता देना था, ठीक है। यहाँ बताया भी गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सक्रिय रूप से सेवानिवृत्त या अवकाश ग्रहण करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही था। इसी के साथ बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। इसके आगे यहाँ क्या बताया गया कि 1971 की जनसंख्या परिसीमन के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अभी फिलहाल इन सदस्यों की संख्या और भी ज़्यादा लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है। तो आपको पता ही होगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन है। उच्च सदन को राज्यसभा आप कह लीजिए और निम्न सदन को लोकसभा कह लीजिए। भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों को शामिल किया जाता है। इसके साथ आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न साबित होगा आपके लिए, इसलिए कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 30 है, ये भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो आप बता देंगे कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से प्रारंभ होती है, जो हैराल्ड डोम मॉडल पर आधारित थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महिला नोबेस पद्धति पर आधारित थी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास की समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।